चलिए दोस्तों रेडी हो जाइए। नौकरी नहीं करने वाला लगता है फील्ड खाली कर दिया है बहुत। ठीक है, चलिए दोस्तों, सरकार बदल गया है, अब सुनते हैं बहाली ही बहाली होने वाला है। ध्यान दीजिए। लेकिन बहाली आइए जाएगा तो क्या होगा, तैयारी पूरा रहेगा था ना। और ये इकोनॉमी का चौथा चैप्टर आज, ध्यान दीजिए दोस्तों, इकोनॉमी के आज चौथे चैप्टर के प्रश्नों को हम कर रहे हैं। और क्या हुआ, कुछ बच गया तो कुछ न बचा है। बोले थे कि याद करने वाले तत्वों को हम छोड़ दिए हैं। अब बैंक का स्थापना 1944 में हुआ, इसमें हम क्या बताए हैं उसको देख लीजिए, लिखा हुआ है 44 में। हम भी रटिए बताएंगे, इससे अच्छा आप भी रट लीजिए। तो जो महत्वपूर्ण बातें थी उसको तो हम डिस्कस किए ही, आज प्रश्नों को समाप्त कर देंगे। लेकिन हमको पता है कि पहला दूसरा तीसरा का क्वेश्चन भी बहुत कम को याद होगा। क्या अब पता ये करना है दोस्तों कि किनको याद है। तो सुबह वाले बैच में, इससे पहले वाले बैच में हम देख रहे थे कि किनको याद है। कोई ने कहा कि हमको याद नहीं, कोई ने कहा कि हमको याद है, सब वैसे। तो दोस्तों जिनको भी 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर का क्वेश्चन याद नहीं है तो समझ जाइए वो रेस में नहीं है। भरम मत पालिए कि नौकरी हो जाएगा, होने वाला कुछ नहीं है दोस्तों। पढ़ाई नहीं समझ रहा है तो अब ये समय पढ़ाई छोड़कर कुछ दूसरा काम करने का। ठीक है, झूठ मूठ का ना याद कर रहे हैं ना घर पर मन लगा कर पढ़ रहे हैं, तो पहला सवाल यही है कि काहे के लिए पढ़ रहे हैं, छोड़ दीजिए पढ़ना। ठीक है, लेकिन जिनको नौकरी करना है तो निश्चित है उसके पास एक ही रास्ता है याद करने का। और पटना के इतिहास में जितना सिलेबस को हम इजी किए हैं, ठीक है, शायद ही कोई ने किया है। कोई भी किया है तो हमको पता नहीं उसके बारे में। ठीक है, लेकिन इतना इजी सिलेबस नहीं हो सकता है कि हर एक चीज डिस्कस करके आपको बताएं और फिर उस पर आधारित सारे प्रश्नों को आपको क्लास में करवाए। क्या इससे आसान और सिलेबस हो सकता है? नहीं हो सकता है। और आसान इसलिए करें कि आपके पास केवल एक काम है कि प्रश्नों को बार बार रिवाइज करना, और कोई काम नहीं है। लेकिन रिवाइज तो करना आपको है, घर पर पढ़ना आपको है। ये नोट लेकर कोचिंग लेफ्ट राइट हम कोचिंग जा रहे हैं, इससे रिजल्ट होने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है, नोट खरीद लिए, बैग खरीद लिए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीद लिए और कोचिंग लेफ्ट राइट कर रहे हैं, इससे नौकरी नहीं होने वाला है दोस्तों। नौकरी तब होगा जब आप कोचिंग में करवाए गए हर एक प्रश्नों के उत्तर को न सिर्फ याद करें बल्कि उसके उत्तर को हमेशा होंठ पर रखें, तब जाकर आपको नौकरी होगा। और यह बात इसलिए कर रहे हैं कि दोस्तों कंपटीशन बहुत टाइट हो गया है। सामान्य ग्रेजुएशन वाले तो छोड़िए, बीटेक वालों का भरमार है, बीटेक वालों का भरमार है। ठीक है, अब वो सब दिन रात एक कर देता है। सामान्य ग्रेजुएशन वाला जा रहा है गांधी घाट घूमने के लिए, अब बीटेक वाला सबको देखते हैं रट रहा है अंदर में बैठकर। तो दोस्तों अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। कहने का मतलब हर तरह के स्टूडेंट को अब चाहिए सरकारी नौकरी, लेकिन होगा कैसे? केवल एक रास्ता है, याद करिए। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब बहुत है, परीक्षा होगा, फॉर्म भरेगा, उसके बाद पतला किताब लाएगा, यूनिक गाइड, सफलता की 100% गारंटी।
वो वाला किताब लाएगा और कहेगा सेट मार रहे हैं, सेट मार लेगा, उसमें 70-80 आ जाएगा और खुद से एकदम पूरा कि आपको में नौकरी हो ही गया। ये नहीं देख रहा कि 20-30 नहीं बन रहा उससे अभी भी। तो वो सब के चक्कर में नहीं रहना है। तो जिनको जिनको पहला दूसरा तीसरा इकोनॉमी का प्रश्न याद नहीं हुआ है, उसके लिए अभी भी नौकरी करने का रास्ता खुला हुआ है, वो याद कर लीजिए। अब भरम मत पालिए, बहुत भरम पाले रहता है कि तो हो न रहा है, समाप्त होगा तब याद करेंगे। समाप्त जिस दिन होगा ना, उस दिन आपको इतना याद करने के लिए हो जाएगा कि आप उसके बोझ तले दब जाइएगा, फिर कभी उठ नहीं पाइएगा और पटना से बोरिया बिस्तर निकल कर सीधे निकल जाइएगा दोस्तों, कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए पहला दूसरा तीसरा हमको पता है बहुत को याद नहीं होगा, ठीक है, मुझे सुख पाक कर रहा है बहुत का, इसका मतलब है उसको याद नहीं। तो वार्निंग है जिनको याद नहीं हुआ है, आज हम चौथा खत्म करेंगे और समय अब भी है कि याद कर लीजिए। ये नहीं कि समाप्त होगा तब याद करेंगे, समाप्त होगा क्या याद करिएगा, इतना याद करने के लिए रहेगा ठीक तरह से याद नहीं कर पाइएगा। और दोस्तों हम देखते हैं आजकल एक एक नंबर का वैल्यू है, पीटी निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, फिर भी चढ़ जाता है, क्या हुआ जी, मेरिट नहीं बना मेरा। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो कंपटीशन अंतिम छोर तक है, अंतिम छोर तक कंपटीशन कौन लड़ेगा, जो हमारे नोट का सारा क्वेश्चन याद करेगा। आइए दोस्तों, चार ताली मत पीटिए, ताली मत पीटिए, विनम्र निवेदन है कि जिनको याद नहीं वो याद कर लीजिए। अब कोई भरम नहीं पालना है, बहुत भरम पालता, हम पढ़ा दिए और उसके बाद गया कौन मास्टर लांग, जो मास्टर कम देता है, मटेरियल जिसका कम है उसके पास हम पढ़ेंगे। ऐसा भी स्टूडेंट है, जैसे हम मेरे नोट में 200-250 क्वेश्चन है तो उस मास्टर को खोजेगा जिसके नोट में 50 क्वेश्चन है, वहां जाके फिर से पकड़ेगा, ठीक है, और झूठ मूठ कर अलबलाते रहेगा, बिट्टू जहाँ पागल हो गया, इतना पढ़ाने का है, इतना पढ़ाने का है। दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं पढ़ाते हम, न कम पढ़ाते न ज़्यादा पढ़ाते हैं, बस सिलेबस जो है उसको पूरा पढ़ा देते हैं। और नौकरी 100% करना है तो क्या पूछता है परीक्षा में, इसको नहीं देखना है, क्या सिलेबस है परीक्षा को इसको देखना है। पूरा सिलेबस क्लियर रहेगा, जो पूछेगा बोर्ड उसी का जवाब दे देना है, पूरा जवाब दे देना है। फिर दोस्तों आपके पास टॉप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा, ठीक है। आइए दोस्तों चौथा नंबर प्रश्नों पर, निम्नलिखित में, अब देखिए इकोनॉमी का क्वेश्चन बहुत भारी भारी लगा होगा आपको दोस्तों। तो नॉर्मल जो छोटे छोटे मतलब बोर्ड के एग्जाम होते हैं, भी एसएससी का एग्जाम हुआ, चाहे सेंट्रल एसएससी की बात कर ले, बिहार एसएससी की बात कर ले, +2 लेवल का जो भी एग्जाम होते हैं, उसमें इकोनॉमिक क्वेश्चन प्रायः बहुत कम होते हैं, 2 से 3 होते हैं या कभी होते भी नहीं है। तो वैसे प्रश्नों को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना समझा दिए हैं। ये सब प्रश्न जो है ना आपको पीसीएस एग्जाम में पूछे हुए हैं, जैसे यूपी पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में, उन सब प्रश्नों को पूछे हुए हैं। तो अब क्वेश्चन बैंक में जो इकोनॉमी का क्वेश्चन लिए हैं, तो अब जो जो एग्जाम इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा वो प्रश्न आपके सामने में है। और इकोनॉमी का क्वेश्चन प्रायः पीसीएस एग्जाम ही पूछता है। नॉर्मली जो +2 लेवल वाला कोई भी एग्जाम है, कोई भी बोर्ड ले रहा है, वो इकोनॉमी का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, या जो भी क्वेश्चन पूछता है बड़ी आसान होते हैं, वो आसान से बन जाते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है किसी से बनते नहीं है, हमसे भी नहीं बनते। तो आप इन सब प्रश्नों से डरिएगा नहीं, क्योंकि इन सब प्रश्नों को 1 मिनट में चुटकी में खलास करेंगे। कैसे, देखते रहिए आप। कारण निम्नलिखित में कौन से मामले में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? तो कौन सा मामले के, सारा मामले में नियंत्रित करेगा। क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है, क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है, सब सीधे इसका आंसर मार दीजिए। क्या? डी।
परिसंपत्ति की तरलता, परिसंपत्ति मतलब संपत्ति। मौद्रिक नीति में सीआरआर बढ़ा देना, सीआरआर घटा देना, एसएलआर बढ़ा देना, एसएलआर घटा देना, या क्या करने के लिए करती है? परिसंपत्तियों की तरलता बनाने के लिए। तरलता का मतलब समझ रहे ना एकदम। अगर मार्केट में कैश बहुत ज्यादा है तो हम कहते हैं कि मुद्रा की तरलता बहुत ज्यादा है। कैश की मात्रा बहुत घट गई तो हम कहते हैं तरलता घट गई है। शाखा विस्तार करना है, विलय करना है, समाप्त करना है, सब आरबीआई के नियंत्रण में होगा। पहला प्रश्न में कोई दिक्कत। दूसरा, ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है? सीधा ऋण। अब बैंक जाइएगा और लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले लीजिएगा, ऐसा सुविधा कौन देता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देता है। बिल्कुल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तो स्थापना इसलिए की गई कि ताकि ग्रामीण परिवार को क्या मिल सके? ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को प्रोत्साहन देने के लिए, ग्रामीण लोगों को कम ब्याज दर पर लोन देने के लिए ही 1975 में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर देश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत की गई। तो ये तो होगा। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक कौन है? क्या नाबार्ड सीधा ऋण देता है? अब क्या नाबार्ड के ऑफिस में जाकर क्या कहिएगा? लोन दीजिएगा? नहीं। नाबार्ड जो है ना, पैसा पहले बैंक को दे देता है। वे ग्रामीण बैंक को पैसा दे देता है, कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक बैंक को पैसा दे देता है और उनसे कहता है कि आप किसानों की पहचान करके उन्हें लोन उपलब्ध करा दे। तो नाबार्ड सीधा लोन नहीं देता है, नाबार्ड बैंकों को लोन देता है। अब बैंक फिर किसको लोन देता है? परिवार को लोन देता है। क्लियर हो गया? तो नाबार्ड भी नहीं होगा। भूमि विकास बैंक भी सीधा लोन, भूमि विकास बैंक भी पैसा बैंकों को देता है। अब बैंक फिर पैसा किसको देता है? मतलब बैंक फिर ऋण किसको देता है? तो हम भूमि विकास बैंक से भी डायरेक्ट लोन नहीं ले सकते हैं, यानी केवल एक होगा। अच्छा नहीं है तो बनाइए ना केवल एक, केवल एक होगा दोस्तों। अब यहां देखिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक का दर्जा किसे प्राप्त है? नाबार्ड को प्राप्त है। और यह भी सीधी ऋण उपलब्ध नहीं करवाता, ये भी पहले बैंकों को ऋण दे देता है या फंड दे देता है। अब बैंक फिर उचित परिवार की पहचान कर उसे ऋण मुहैया कर देता है। भूमि विकास बैंक का भी यही कार्य है, वे बैंकों को फंड उपलब्ध करा देते हैं। अब बैंक फिर सही आदमी की पहचान कर उन्हें लोन उपलब्ध करा देते हैं। तो केवल एक होगा यहां पर आंसर, केवल एक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आतो राके आइए दोस्तों, किसी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था, ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या इंस्टीट्यूशन के बीच अंतर क्या है? बैंक और गैर बैंकिंग इकाई के रूप में इकाई में क्या अंतर है? पहला पढ़ लेते हैं। बैंक अपने ग्राहकों के साथ सीधा व्यवहार करता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था बैंकों और सरकार के साथ आदान प्रदान करती है। सरकार के साथ केवल आरबीआई करेगा, इसको तो हिम्मत ही नहीं है सरकार से बात करने। ये नहीं होगा दोस्तों, ये होगा नहीं। बी, बैंक अपने ग्राहकों की पूरी श्रृंखला के साथ वित्त संबंधी अनेक क्रियाकलापों में संलग्न होता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का मुख्यतः बड़े उद्यमों की आवधिक ऋण आवश्यकताओं से संबंधित होता है। बिल्कुल ये हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है, लेकिन कह रहा कि देखिए, बैंक का मतलब है बैंक जो है ना अपने ग्राहकों के सारे वित्त संबंधी कार्यों को पूरा करते, लेकिन नॉन बैंकिंग जो है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था जो है दोस्तों, ये बैंक के तरह काम करते हैं, लेकिन बैंक जैसे सारे काम नहीं करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो बी हो सकता है, लेकिन पढ़ लेते हैं सी और डी को कि बी से भी सटीक हो जाए। बैंक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के ग्राहकों से लेन देन करता है, जबकि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का संबंध मुख्यतः केवल विदेशी। नहीं, यह गलत है। बैंक मुख्य रुचि केवल व्यावसायिक लेन देन में नहीं, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों?
बी होगा। सबसे सटीक आंसर इसका क्या है? बी है। कोई दिक्कत? खुले बाजार की क्रिया है, एक मौद्रिक नीति है, एक मौद्रिक उपाय है जिसका संबंध अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना है। ठीक है, खुले बाजार की क्रिया राजकोष की नीति तो है नहीं, यह मौद्रिक उपाय जिससे भुगतान से इसका संबंध इस खुले बाजार की क्रियाओं से नहीं है। खुले बाजार की क्रिया केवल मुद्रा को नियंत्रित करने से है। ठीक है, बजट से भी इसका कोई संबंध, तो इसका आंसर बी होगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? खुले बाजार की क्रियाएं मतलब आरबीआई के द्वारा प्रतिभूति को, सरकारी प्रतिभूति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और आरबीआई खुले बाजार में, आरबीआई जो सरकारी प्रतिभूति को बेचता और खरीदता है, वो उसका कारण क्या है? तो वे कभी बेचती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा घट जाता है, और खरीदती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 4 का बी। खुले बाजार की क्रियाएं साख नियंत्रण में अप्रभावी होगी। खुले बाजार की क्रियाएं साख नियंत्रण में क्या होगा? अप्रभावी होगा। क्यों? यानी खुले बाजार, मान लीजिए कि खुले बाजार की तहत प्रतिभूति बेचा और खरीदा जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा नियंत्रित रहे, लेकिन कभी कभी खुले बाजार का सहारा लेकर भी मुद्रा नियंत्रित नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? वही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। व्यापारिक बैंक अपने कोषों के आधार पर साख विस्तार एवं संकुचन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा कि व्यापारिक बैंक अपने कोष के आधार पर अगर साख का विस्तार एवं संकुचन करते हैं तो खुले बाजार की क्रिया क्या हो जाएगी? अप्रभावी हो जाएगी। क्लियर है? तो खुले बाजार की क्रियाएं साख नियंत्रण में अप्रभावी होगी ये तब जब व्यापारिक बैंक अपने कोष के आधार पर साख विस्तार और संकुचन करने लगे। अगर व्यापारिक बैंक खुले बाजार की तरह खुले बाजार की क्रियाओं के आधार पर साख विस्तार संकुचन न करे तो तब खुले बाजार क्रिया क्या हो जाएगी? अर्थात प्रतिभूति बेचे, मान लीजिए बहुत बैंक मान लेगा प्रतिभूति हम खरीदबे नहीं करेंगे, हमारे पास जितना कोष है उसी का आधार पर हम साख का विस्तार संकुचन करेंगे, तब खुले बाजार क्रियाएं कभी भी प्रभावी होगा? नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर बी नहीं होगा। बी में कह रहा है कि व्यापारिक बैंक अपने नगद कोषों में परिवर्तन के साथ साख का विस्तार एवं संकुचन नहीं कर। इसका आंसर बी ही होगा दोस्तों। 1 मिनट। व्यापारिक बैंक अपने कोषों के आधार पर साख का विस्तार एवं संकुचन करते हैं तो भी अप्रभावी हो जाएगा। व्यापारिक बैंक अपने नगद कोषों के परिवर्तन के साथ साख का विस्तार एवं संकुचन नहीं करते हैं। दोनों हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अपने कोष के आधार पर संकुचन करना या नगद कोष के आधार के परिवर्तन के आधार पर साख का विस्तार एवं संकुचन नहीं करना, इन दोनों स्थितियों में साख नियंत्रण क्या हो जाएगी? अप्रभावी हो जाएगी। इसका आंसर सी होगा दोस्तों, सी होगा। अगर व्यापारिक बैंक अपने कोष के आधार पर निर्णय ले, वो आरबीआई के द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर उतना ध्यान न दे तो भी वो अप्रभावी हो जाएगा। और दूसरा कि नगद कोषों में परिवर्तन के साथ वो साख का विस्तार संकुचन नहीं करे तो भी दोस्तों यह यानी खुले बाजार की क्रिया अप्रभावी हो जाएगी। दोनों कथन सत्य है। आगे कौन सा कथन सत्य है? केंद्रीय बैंक बैंक दर और व्यापारिक बैंक बाजार दर निर्धारित करते हैं। ठीक है, केंद्रीय बैंक बाजार दर, ये होगा केंद्रीय बैंक बैंक दर कौन निर्धारित करता है? अब बाजार दर का मतलब हुआ ऋण की ब्याज दर। बाजार दर का मतलब ऋण की ब्याज दर। तो आपको बताए थे कि ऋण के ब्याज दर निर्धारित करने का काम फिलहाल कौन कर रहा है? हालांकि न्यूनतम ब्याज दर क्या होनी चाहिए ये आरबीआई निर्धारित करता है, लेकिन बैंक को अपने द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर तय करने का अधिकार है। तो बाजार दर से यहां तात्पर्य ऋण की ब्याज दर से है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। अगला,
खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब है दोस्तों प्रतिभूति के खुले बाजार में करे बकरे। प्रतिभूति सिक्योरिटी यानी कि बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड भी एक प्रकार का क्या है, नहीं बिल नहीं होगा, केवल प्रतिभूति से है। केवल किससे है दोस्तों, प्रतिभूति से है। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूति बेचता है, केंद्रीय बैंक बेचा है तो पैसा किसको जाएगा, और इससे अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाएगा और ब्याज दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तरलता कम हो जाएगा और ब्याज दर बढ़ जाएगा। कौन सा सिद्धांत केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? क्या केंद्रीय बैंक जनता के साथ बैंकिंग का कार्य करती है? नहीं करती है। सर क्या होगा, बी होगा। अगला, साख नियंत्रण के उद्देश्यों में सम्मिलित है। साख नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति लागू होती है, और मौद्रिक नीति जो लागू होता है उनमें विनिमय के दरों की, अब विनिमय का दर का मतलब डॉलर का रुपया और रुपया का डॉलर में जो एक्सचेंज होता है उसी को क्या कहते हैं, तो वो स्थिर बना रहे, ये भी उद्देश्य होता है मौद्रिक नीति का या साख नियंत्रण का। कीमत स्तर स्थिरता रहे, ये भी उद्देश्य होता है। आय और रोजगार उच्च स्तर पर स्थिरता बने रहे, यानी उपरोक्त सभी दोस्तों। गुणात्मक साख नियंत्रण अधिक प्रभावी है। गुणात्मक साख नियंत्रण अधिक प्रभावी होता है दोस्तों अस्फीतिक दशाओं को रोकने के लिए। मंदी वाली दशाओं को क्या कहते हैं, अस्फीतिक दशा कहते हैं। इसी को रोकने में उपयोगी होता है। भारत में बैंकों के द्वारा प्राथमिक क्षेत्र में क्या आते हैं दोस्तों, कृषि आते हैं, माइक्रो, अब लोग छोटे उद्यमों को भी प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दुर्बल वर्ग को भी क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। बैंक दर में वृद्धि, तो केंद्रीय बैंक, अब वाणिज्यिक बैंक दर में वृद्धि होगा तो केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का क्या कर रहा है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन उधार देते हैं। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक को दीर्घकालीन उधार देते हैं। और अगर बैंक दर में वृद्धि हो गई तो इसका मतलब है कि आरबीआई अब हाई रेट पर लोन देगा व्यापारिक बैंक को, और हाई रेट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, महंगी मुद्रा नीति। मौद्रिक नीति नियंत्रित करती है मांग प्रेरित मुद्रा प्रसार को और लागत प्रेरित मुद्रा प्रसार को। यानी मौद्रिक नीति हर प्रकार के मुद्रा प्रसार को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मौद्रिक नीति का संबंध अर्थव्यवस्था में जो भी जहां भी मुद्रा है उन सब को नियंत्रित करने के लिए होता है। मांग प्रेरित का मतलब होता है डिमांड, और लागत तो आप जानते हैं, हर तरह के मुद्रा को कंट्रोल करना मौद्रिक नीति का हिस्सा है। बैंक दर बढ़ने से साख का क्या होगा, संकुचन होगा। बैंक दर बढ़ेगा, आरबीआई जो लोन देगा व्यापारिक बैंक को वो महंगा हो जाएगा, व्यापारिक बैंक लोन लेना नहीं चाहेंगे, इसके कारण व्यापारिक बैंक के पास मुद्रा की कमी होगी, और मुद्रा की कमी का मतलब साख का, मुद्रा का बढ़ना मतलब साख का। कौन सी विधि गुणात्मक नियंत्रण के परिधि में नहीं आता है? क्या खुले बाजार की क्रियाएं गुणात्मक है? ये मात्रात्मक के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है दोस्तों? मौद्रिक नीति के दो भाग हैं, मात्रात्मक और, तो ये खुले बाजार की क्रियाएं मात्रात्मक है, गुणात्मक। साख निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में हम निम्नलिखित पक्षों को सम्मिलित करते हैं। साख नियंत्रण मौद्रिक नीति लागू करके लागू की जाती है। मौद्रिक संस्था, केंद्रीय बैंक, बैंकिंग प्रति अर्थव्यवस्था, उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। जिसका भी संबंध मौद्रिक मुद्रा के कारोबार से है, जिसका भी संबंध मुद्रा के कारोबार से है, सब साख नियंत्रण के परिधि में शामिल है।
जो ऋण देने का काम करते हैं, जो जमा लेने का काम करते हैं, चाहे वह बैंक है या नहीं है, लेकिन वो मुद्रा के कारोबार करते हैं, तो वो साख नियंत्रण यानी कि मौद्रिक नीति के परिधि के अंतर्गत आएगा ही आएगा। दोस्तों अगला निःशुल्क दरों का टेस्ट। कहां से आ गया निःशुल्क? निःशुल्क कुछ नहीं है क्या जी? शुल्क देकर पन कहां से आ गया था? क्या जी निःशुल्क पढ़ने का मजा है? नहीं। बहुत विद्यार्थी मिलता है कि फी कम कर दीजिए। कल फी कितना हाई है जो हम कम कर दें क्या? आइए। हाँ अब बहुत दोस्तों फी ज़्यादा है। यही फी अशोक राज पर जाइएगा 20,000 60,000 लाख जीएस पढ़ाने का लाख लाख रुपया फी है पटनों में। अब कुछ नहीं करता, इतना क्वेश्चन नहीं करवाएगा आपको। अब कहिएगा कि हम फेंक रहे, फेंक नहीं रहे, हम देखे ऐसे विद्यार्थी मिले हैं तो फी कम है। नौकरी हम तो कहते हैं नौकरी करने की पहली प्राथमिकता है कि फी सही तरीके से दीजिए। अब बहुत आया फी नहीं देंगे, 4 गो लफुआ लेकर आया तो उसका जिंदगी लफेपनी में बीतेगा। ठीक है, लफापनी तुम गांव में जाकर करो, हमसे करेगा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लड़कों को हम देते हैं, कहले अच्छा पढ़ो, फ्री में पढ़ो। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? अच्छा लगोट का जी, लगोट। हाँ बहुत हाँ ऐसे 2-4 रोज होता है। हम लोग को जो ऑफिस में बैठता है 2-4 रोज उसको धमकाने आता है। ठीक है, ये नहीं कि दिक्कत है तो मिल ले, सीधा धमकी। कल अभी ने धमकी दे रहा है, बाद में तुमको लफवा घोषित नहीं करवाए पटना में तो फिर हम भी ज्ञान बिंदु न चला है। ठीक है, तो और ऐसे से देखते कोई सही विद्यार्थी भी ऐसे लोगों के संपर्क में आकर के पढ़ाई छोड़कर लफवागरी उतर गया। मिला और देखा कि तो लफवा है, आ गया, वो भी घूम रहा है, पढ़ने के बाद घूम रहा है रोड पर। दोस्तों ऐसे लड़के बहुत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लड़के से बिल्कुल संपर्क में नहीं रहना है। पढ़ने से नहीं है, पढ़ाई को पूरा जीवन पद्धति बना लेना है। यानी कि घर पर जाएंगे मूड चेंज हो गया, घर पर भी जाइए मूड पढ़ाई वाला रहना चाहिए। खाना बनाते समय भी, चावल चढ़ाते समय ही मन में आना चाहिए कि चावल का उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है, दाल बनाते समय भी ये होश रहनी चाहिए कि सबसे कम दाल हम कहाँ पैदा होता है, तब जाकर यानी पढ़ाई को जीवन पद्धति में। अब बहुत लफुआ टाइप का जो लड़का सब है ये तो खुद कुछ करेगा नहीं, सही तरीके से जो फीस नहीं देता है, क्या लगता है वो नौकरी करेगा? ठीक है, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों के संपर्क से बिल्कुल बचना है। ऐसे लोग 5 साल बाद यहीं पटना में कपड़ा दुकान खोलता हुआ मिलेगा, और नहीं तो मुखिया के इलेक्शन लड़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, और मुखिया के इलेक्शन बहुत लफड़ा लड़ता है, वोट आएगा 35। इस बार के जो पिछला इलेक्शन हुआ था देख रहे थे, एक से एक लफड़ा गांव पहुंच गया। क्या करने इलेक्शन लड़ने, गांव का लोग पूरा, अब तो गांव का लोग पूरा समझदार हो गया है। सीधा के एकदम लड़ो, वोट आपको, आपके सिवा किसी को हाथ कर देंगे। पूरा जोश में उसको लगा कि जीतिए जाएंगे, अब पता चला आया 35 वोट। ठीक है, तो गांव वाला सभी देखता जो लफुआ है उसको पहले उलफुलाएगा कि तुम लड़ो। अब फुल पैसा लफुआ सब उलफुला जाता है कि अब तो हम ही जीतेंगे, पूरा गांव वाला सपोर्ट है। एक के दिन वोटिंग दिन गांव वाला सीधे सब नशा उतार देता है। ठीक है, अब वोटिंग के बाद खोजते रहिए गांव वाला कहाँ मिलेगा, खेत में जाइए ना, वहां जाइएगा लाठी साथे में है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना दोस्तों। बहुत आपको रास्ता भटकाएगा, लेकिन रास्ता भटकना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन याद करते रहना है। आइए 18 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
संवैधानिक तरलता अनुपात, यानी किसकी बात की जा रही है? एसएलआर की बात की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संवैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो एसएलआर बढ़ गया ना जी, बढ़ गया तो बैंक की ग्राहक सृजन की क्षमता कम हो जाएगी और ब्याज दर बढ़ जाएगी, ब्याज दर बढ़ जाएगी। क्लियर है ना? दामोदरन समिति सही है, ग्राहक सेवा। वैद्यनाथन समिति ये गलत है दोस्तों। वैद्यनाथन समिति का संबंध बैंक में मानव संसाधन के दक्षता में सुधार नहीं था। वैद्यनाथन समिति बैंकिंग से नहीं है। नचिकेत मोर समिति का भी बैंकिंग सुधार से संबंधित है, ये भी गलत है। तो सही कौन है दोस्तों? यानी ग्राहक सेवा सुधार के लिए दामोदरन समिति यहां पर बैंक को यहां होना चाहिए। तो यहां पर दोस्तों पहला कथन ही सही है। वैद्यनाथन समिति का संबंध बैंक से नहीं है। नचिकेत मोर समिति का संबंध भी किससे है? बैंक से ही है। नचिकेत मोर समिति का संबंध बैंक से ही है। यहां बैंक वाली बात की गई है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने के लिए नचिकेत मोर नहीं समिति, ठीक है। सुमेल नहीं है और नहीं है तब, सॉरी नहीं है तब 2-3। क्लियर है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद आरक्षण अनुपात यानी CRR बढ़ गया। तो CRR बढ़ेगा तो मुद्रा आपूर्ति घट जाएगी, क्योंकि अब बैंक को ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा RBI के पास। निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तरल परिसंपत्ति पर विचार कीजिए तरलता घटते हुए क्रम में। तो यहां पर देखिए तरल परिसंपत्तियां और कर की किसकी तरलता को घटते क्रम में जारी कीजिए। तो सबसे ज्यादा तरल कौन होता है? करेंसी, क्योंकि ये आपके पास है, आप तुरंत खर्च कर सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन है? क्योंकि ये लोगों के पास जो नोट और सिक्के हैं ना, वही क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों करेंसी सबसे ज्यादा तरल होता। उसके बाद कौन? मांग जमा। और उसके बाद 4, 1, 3 डी नंबर। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला, निम्न में कौन सा कथन नचिकेत मोर समिति के सिफारिशों में शामिल नहीं है? नचिकेत मोर समिति के सिफारिश में उपभोक्ता मूल्य आधारित महंगाई दर से उपभोक्ता को यहां को छूट गया है। उपभोक्ता को मूल्य आधारित महंगाई दर से जमा पर ब्याज मिलनी चाहिए, ये नचिकेत मोर समिति का सिफारिश था। बिल्कुल ये होगा। किसी भी क्षेत्र में 30 मिनट की पैदल दूरी पर बैंक हो, ऐसा नचिकेत मोर समिति नहीं कहा था। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था को बैंकों के एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति हो, बिल्कुल ये बात कही गई है दोस्तों। लेकिन नचिकेत मोर समिति ये नहीं कहा कि किसी भी क्षेत्र में 30 मिनट के किसी भी क्षेत्र में न को काट दीजिए, किसी भी क्षेत्र में 30 मिनट के पैदल दूरी पर बैंक हो, ऐसा नचिकेत मोर समिति नहीं कहा। किसको नौकरी से दिक्कत है? मोबाइल सब साइलेंट कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो इकोनॉमी है, हिस्ट्री ना है कि बाद में रट लीजिएगा। SLR में वृद्धि से बैंक के पास कम नकदी होगा। इसका देखियो, सॉरी, इसका डी होगा। SLR बढ़ेगा तो बैंकों के पास नकदी, SLR का पैसा कौन रखता है? तो SLR बढ़ा तो सरकार को पास अधिक संसाधन आ गया। अब बैंकों के बैंक के पास नकदी कम है तो बैंक का लाभ क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं की सेवाओं द्वारा लाभार्थी को कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती है? शाखा रहित क्षेत्रों में व्यावसायिक संवाददाताओं, बैंक आदि, जैसे ग्राहक सेवा केंद्र देखें SBI जो खोलवाता है,
हैं? तो सवाल वही पूछ रहा है कि ग्राहक सेवा केंद्र से कौन सी सुविधा प्राप्त होती है? ग्राहक सेवा केंद्र से कौन सी सुविधा प्राप्त होती है? प्रश्न का मूल सार यही है दोस्तों। आइए, यह लाभार्थियों को अपने गांव में अपने सहाय और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने का योग बनाती है। बिल्कुल सही। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को धनराशि जमा करने, आहरण करने के, आहरण मतलब बाहर निकाला, तो दोनों ने होगा। ग्राहक सेवा केंद्र में ये दोनों सुविधा होती है ना, तो ग्राहक सेवा केंद्र को बैंक साथी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अगला, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देती है, अल्पकालीन ऋण देती है। कैसा ऋण? और एक दिन के लिए, मात्र कितना दिन के लिए? एक दिन के लिए। केंद्रीय बैंक साख निर्माण किस प्रकार करता है? केंद्रीय बैंक तो केंद्रीय बैंक नोट छापकर साख निर्माण करता है। अब व्यापारिक बैंक लोगों से पैसा जमा लेकर साख निर्माण करता है। केंद्रीय बैंक नोट छापकर साख निर्माण करता है। अब व्यापारिक बैंक लोगों से मुद्रा जमा लेकर साख निर्माण करता है। एक आगे बढ़ गया क्या? सही है। साख निर्माण का आधार क्या है? साख निर्माण का आधार है केंद्रीय बैंक में जनता की प्राथमिक जमा। केंद्रीय बैंक में जनता का जमा रहता है। साख निर्माण के अर्थ व्यापारिक बैंक में जनता की प्राथमिक जमा है। साख नियंत्रण में कौन सी नीति अर्थव्यवस्था में साख की मांग को अधिक प्रभावित करता है? साख की मांग को अधिक प्रभावित करता है। साख के मांग को अधिक प्रभावित करने वाला कौन है? बैंक दर नीति है, क्योंकि ये दीर्घकालीन, इस दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाते हैं आरबीआई व्यापारिक बैंकों को। अगर यह बढ़ गया तो निश्चित ही ब्याज दर बढ़ जाएगा, अगर यह घट गया तो निश्चित ही ब्याज दर घट जाएगा। इन सब में ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन बैंक दर नीति सबसे ज्यादा संवेदनशील है अर्थव्यवस्था में ब्याज को घटाने और बढ़ाने के लिए। अनुसूचित बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका नाम रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्लियर है? अगला, निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया? दोस्तों, ये वर्धा ग्रामीण बैंक है, नदी के नाम पर रखा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से सामूहिक आरक्षित आवश्यकताओं के उद्देश्य हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से सामूहिक आरक्षित आवश्यकताओं का के उद्देश्य है? तो केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्मित सामूहिक, यानी कि बात किसकी की जा रही है? क्लियर है? आइए एसएलआर के संबंध में बात करना है। एसएलआर केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रित रखने की क्षमता प्रदान करना। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सामूहिक आरक्षित आवश्यकताओं का उद्देश्य है? एसएलआर का क्या उद्देश्य है? प्रश्न पूछ रहा है क्या? एसएलआर का उद्देश्य क्या है? एक उद्देश्य तो क्लियर है, बैंकों को जोखिमों से बचाना, ये उद्देश्य है। आइए पढ़ते हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्मित की जा सकने वाली अग्रिम राशि पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना, बिल्कुल ये भी है। बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित तरल बना, ये भी है। व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना, ये भी है। बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष रखने के लिए बात करना, सभी होगा। यानी कि ये सभी एसएलआर के उद्देश्य हैं, ये सभी एसएलआर के उद्देश्य हैं दोस्तों। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय महिला बैंक की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के 98वें जन्म दिवस पर की गई। नहीं, महिला सशक्तिकरण भारत का सशक्तिकृत बैंक का पंच लाइन है। शुरुआत 100 करोड़ की पूंजी से हुई है, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन अब महिला बैंक को एसबीआई में क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को
बिल्कुल। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को, बिल्कुल सही है। यह 1 रुपए तथा छोटे सिक्कों को जारी करती है। यह 1 रुपए का नहीं जारी करती है, 1 रुपए का जारी किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। यह भारत सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। तो 1, 2 और 4, 3 नहीं होगा। 1 रुपए के नोट जारी करने का काम अब भी वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है। 32 गलत हो गया। अच्छा, इसको आप लोग देखिएगा तो इसको हम छोड़ रहे हैं आप लोगों पर। आते आगे। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के 32 नंबर छोड़ दिए हैं दोस्तों। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इस संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक के पास अपनी जमा संचित रखते हैं। वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक के पास अपनी जमा संचित रखते हैं, बिल्कुल सही है। इसीलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक ऋण देता है, बिल्कुल। रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देने का तो काम ही है दोस्तों। 1, 2, 3। इन सभी कारणों से आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके बदले मुद्रा का निर्गमन करता? दोस्तों तीनों के बदले। सोना भी चाहिए, विदेशी प्रतिभूति भी चाहिए और सरकारी भारत सरकार का भी प्रतिभूति चाहिए। भारत जैसे विकासशील देशों में मौद्रिक नीति व्यापकता निम्नलिखित में किन बातों के कारण सीमित होती है? सवाल को समझे। भारत में जो मौद्रिक नीति लागू करता है जिन उद्देश्यों के लिए, वे उद्देश्यों की पूर्ति सही से नहीं हो पाती है। ठीक है। आरबीआई जो मौद्रिक नीति जिन उद्देश्यों के लिए जारी करती है, वो उद्देश्य पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। विकासशील देशों में मुद्रा बाजार असंगठित होता है, इसलिए केंद्रीय बैंक का मुद्रा प्रबंधन व्यापक नहीं होता, बिल्कुल सही। इन देशों में मुद्रा की आपूर्ति का बहुत कम अंश होता है, बिल्कुल सही। इन देशों की सरकारें विकास की बजटीय नीति के हर बार घाटे की वित्त व्यवस्था का आश्रय लेती है। नहीं, घाटे की व्यवस्था लेती है लेकिन हर बार नहीं लेती है। इन देशों में विशाल अमौद्रिक क्षेत्र मतलब बिना रुपये पैसों के होने वाला लेन देन को क्या कहते हैं? अमौद्रिक। ठीक है। कारण केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के अंतर्गत की गई पहले प्रभावी सिद्ध नहीं होती है, बिल्कुल सही। 1, 3, 4 यानी पहला, दूसरा और चौथा कारणों से ही। और 1, 2, 4 सॉरी 1, 2, 4 1, 2, 4 सी में है। 1, 2, 4 किस में है? सी में है। 1, 2, 4 सी में है, तो इसका सी होगा दोस्तों। तो 1, 2 और चौथे कारणों से मौद्रिक नीति भारत जैसे विकासशील देशों में सफल नहीं हो पाती है। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित उपायों में से किसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी? वृद्धि सरकारी प्रतिभूति करेगा आरबीआई, तो आरबीआई पैसा जारी करेगा, तो इससे दोस्तों अर्थव्यवस्था मुद्रा बढ़ेगा। बैंक दर में कमी करने से भी व्यापारिक बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, जिससे मुद्रा बढ़ेगा। रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलन के लिए और अधिक मुद्रा की छपाई, ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सीआरआर में कम, यानी ये सभी वो स्थितियां हैं जिसके कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगला, सामयिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सामयिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसएलआर के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा निर्धारित अनुपात के बराबर अपने जमा अपने पास, बिल्कुल सही है। यह वित्तीय कंपनी को न्यूनतम, इसका संबंध कंपनी से नहीं है, इसका संबंध बैंक से है, गलत। इसके तहत म्यूचुअल फंडों के लिए लाभांश के रूप में म्यूचुअल फंड से भी इसका संबंध नहीं है। यह आरबीआई द्वारा अपनाई जाने वाली मौद्रिक नीति का एक अस्त्र है। 1 और 4 क्या होगा? डी। एसएलआर के समय कंपनी से नहीं है, एसएलआर का संबंध म्यूचुअल फंड से भी
एसएलआर का संबंध बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए कुछ फंड अपने पास रखने के लिए बाध्य करता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य संपन्न किया जाता है? या जनता से प्रत्यक्ष रूप से जमा स्वीकार कर, बिल्कुल। या उद्योगों को विदेश व्यापार के लिए ऋण देता, बिल्कुल। ये तार अंतरणों के माध्यम से क्रय शक्ति का अंतरण करते हैं। तार अंतरण का मतलब नेट से। या विदेशी विनिमय से संबंधित, विदेशी विनिमय का संबंध आरबीआई से है, यह व्यापारिक बैंक से नहीं है। तो 1, 2 और तार अंतरणों का मतलब एक समय पहले तार नहीं भेजा जाता था, वो वही काम अब नेट के माध्यम से होता है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों होगा इसका आंसर। अगला, पंजाब नेशनल बैंक कब हुआ जी? 1894 में ना, बिल्कुल। अवध कमर्शियल बैंक ये तो 1884 में। औद्योगिक विकास बैंक 1964 में। स्टेट बैंक 1955। 2413 2413 2413 2413 क्लियर। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1800, अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना 1800, भूमि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1900, स्टेट बैंक 1914, वाणिज्यिक बैंक 1900, 6 वाणिज्यिक बैंक 1980, रिजर्व बैंक 1935, रिजर्व बैंक 1900, आयात निर्यात बैंक 1982, स्टेट बैंक 1900, आवास बैंक 1900, 4123 4123 4123 क्लियर। वाणिज्यिक बैंक का दायित्व है समय जमा, टाइम लिएबिलिटी, बिल्कुल। मांग जमा, डिमांड, प्रतिभूति का धन, केंद्रीय बैंक सर्विस सभी। केंद्रीय बैंक से अग्रिम का तात्पर्य केंद्रीय बैंक से ऋण लेना है। केंद्रीय बैंक से अग्रिम का तात्पर्य केंद्रीय बैंक से ऋण लेना है। वाणिज्यिक बैंकों की उधार सृजन की क्षमता निर्धारित होती है। उधार सृजन की क्षमता यानी कि वाणिज्यिक बैंक ऋण देने की क्षमता जो होती है, वाणिज्यिक बैंक के पास ऋण देने की क्षमता कैसे डेवलप्ड होता है, प्रश्न ये पूछ रहा है। जनता के द्वारा बैंकिंग प्रणाली से नकदी का आरोहण, बिल्कुल इस पर भी निर्भर करता है। वाणिज्यिक बैंक की उधार सृजन क्षमता निर्धारित होती है। तो जनता निकालेगा, पैसा जमा करेगा, इससे तो उधार सृजन पर इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं पड़ेगा। तो ये होगा ही वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनुरक्षित नकदी आरक्षित अनुपात, बिल्कुल इस पर भी पड़ता है। सीआरआर बढ़ जाएगा घट जाएगा, इस पर भी असर पड़ेगा उधार सृजन पर। वाणिज्यिक बैंकों से कर्ज लेने की उधारदाताओं की इच्छा, ठीक है, इच्छा पर कोई विशेष सवाल नहीं है। केंद्रीय बैंक द्वारा करेंसी नोटों की आपूर्ति, करेंसी नोटों की आपूर्ति, दोस्तों आपूर्ति से भी उधार सृजन पर क्षमता नहीं पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 होगा। निम्नलिखित को स्थापना के कालक्रम के सही प्रकार समझाएं। भारत का औद्योगिक वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? एक बार देखिए तो इसका स्थापना कब कब हुआ है दोस्तों। याद नहीं किए थे? चलिए दोस्तों इसको भी देख लेना है। 32 नंबर और 45 नंबर इसको देख लीजिएगा। थोड़ा हम भी मिस्टेक करें कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना, ठीक है, कब हुई है? तो 32 और 45 दो क्वेश्चन को हम छोड़े हैं। 32 और 45 दो क्वेश्चन हम छोड़े हैं। 46 नंबर, नगद जमा अनुपात में कटौती के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव होगा? नगद जमा अनुपात में यानी CRR में कटौती हो गया है, तो CRR में कटौती हो गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
तो वाणिज्यिक बैंकों के ऋण प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि होगी। बिल्कुल, सीआरआर में कमी होगा तो ऋण, बैंक के पास ज्यादा पैसा बचेगा, वो ऋण ज्यादा देगा, बैंकों को अधिक लाभ होगा। बिल्कुल, वाणिज्यिक बैंक की निष्क्रियता में वृद्धि नहीं होगी, सक्रियता में वृद्धि होगी। सरकारी प्रतिभूति का कम विनियोग होगा। बिल्कुल नहीं, अधिक विनियोग होगा। 1 और 2। निम्नलिखित में कौन भारत का बैंक केंद्रीय बैंक है? केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समाचार पत्रों में आने वाला बेसेल 1, 2, 3 बताए थे ना। बेसेल 1, 2, 3 का संबंध किससे था? जोखिम प्रबंधन से था ना। चाहे बेसल 1 की बात कर लीजिए, बेसल 2 की बात कर लीजिए, बेसल 3 की बात कर लीजिए, सबका संबंध दोस्तों बैंकों को जोखिम से बचाने के लिए था। असत्य कथनों को पहचाने, गैर बैंकिंग कंपनियों द्वारा स्थापित एटीएम व्हाइट लेबल एटीएम कहलाता। बिल्कुल, बैंकिंग अबूट्समैन योजना का प्रारंभ 1995 में, बिल्कुल सही है। मतलब बैंकिंग लोकपाल 1995 में शुरू हुआ। आईआईटी का मुख्यालय हैदराबाद में है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब गलत कौन है? आईसीआईसीआई बैंक विदेशों में सेवा देने वाला सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। नहीं, सार्वजनिक बैंक तो है ही नहीं दोस्तों। आरबीआई द्वारा शुरू की गई अपने ग्राहक को जानिए नो योर कस्टमर केवाईसी। केवाईसी का मतलब क्या है? बेहतर बैंकर ग्राहक संबंध स्थापित करना ही केवाईसी का उद्देश्य है। अगला, निम्न में कौन निजी क्षेत्र का बैंक नहीं है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसको अब विलय कर दिया गया है। किसमें? तब क्या स्थिति है दोस्तों? पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को अल्पकालीन, बिल्कुल नहीं, बैंक दर का संबंध दीर्घकालीन से है और रेपो दर का संबंध, तो दोनों ही कथन क्या है? असत। असत्य के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, असत के बारे में पूछ रहा है, तो असत 1 और 2 दोनों है। कौन सा 51 को बोले सी। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स निजी क्षेत्र का बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो 1 और 2 यहां पर दोनों कथन असत्य दोस्तों। सीडीबी की स्थापना की गई, सीडीबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम यह है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य नहीं है? क्षेत्रीय बैंकों का कार्य, ये देखिए, भारतीय नहीं, भारतीय होगा। क्या होगा? भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को लेना। भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम, इंडियन एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉरपोरेशन के कार्य को ग्रामीण बैंक अपने हाथ में लेता है। बिल्कुल नहीं, ये कार्य ग्रामीण बैंक का नहीं है। अगला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संशोधन बिल 2014 से संबंधित सही कथनों का चयन करें। इस अधिनियम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी की आरएस 2000 करोड़ तक बढ़ाने का प्रावधान है। बिल्कुल, इसमें अधिकृत पूंजी 1 करोड़ से कम न करने का प्रावधान है। बिल्कुल, दोनों ही कथन सही है दोस्तों, दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न, किस समिति ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि के बीच भेद करने के लिए, भेद को हटाते हुए कृषि और संबद्ध गतिविधियों का क्षेत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर सम्मिश्रित क्षेत्र होने की अनुशंसा की? एमबी नायर समिति दोस्तों। अगला, बंधन बैंक से संबंधित सही कथनों का चयन करें। जून 2015 में आरबीआई ने माइक्रो संस्थान बंधन की पूर्ण वाणिज्यिक बैंक आरंभ करने की स्वीकृति दी। सही है। 23 अगस्त 2015 को पश्चिम बंगाल में बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज ने बंधन बैंक नाम का पूर्ण बैंक की शुरू किया। दोनों ही कथन बंधन बैंक के बारे में सही है दोस्तों।
निम्नलिखित में कौन सा भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण है? सावधि जमा, टाइम लिएबिलिटी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पर ब्याज दर काफ़ी अधिक देना होता है बैंकों को। चीन में अपनी शाखा खोलने वाला पहला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। इनमें कौन सा कथन नचिकेत मोर समिति के सिफारिशों में की सिफारिश है? सिफारिश है। तो हाँ, नचिकेत मोर समिति 15 मिनट के पैदल, ये क्लियर है कि 1 जनवरी 2016 तक हर बैच का बैंक अकाउंट हो, गरीब और छोटे उद्यमों को कर्ज के लिए नए पेमेंट बैंक खोले जाए। एक और, लेकिन उनके सिफारिश में ये नहीं था कि 15 मिनट और 30 मिनट की दूरी पर बैंक हो। अगला, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, इसको शॉर्ट में मुद्रा योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इस व्यवस्था के तहत 3 तरह के कर दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत छोटे उद्यमी को कम ब्याज दर पर 50,000 से 10 लाख तक कर दिया जाएगा। बिल्कुल। इसके तहत अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमों को प्राथमिकता पर कर दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, मुद्रा योजना के सभी लक्ष्य है। पेमेंट बैंक की विशेषता, खाता धारक 1 लाख तक की धनराशि जमा कर देते हैं। पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है। तो इसमें 1 लाख से ज्यादा की धनराशि नहीं जमा कर सकते हैं, 1 लाख तक। एटीएम डेबिट कार्ड ये जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं। बिल्कुल सही। बैंक ऋण नहीं दे सकती है, नहीं, ठीक है, सही। तीनों इनमें से सभी कथन क्या है? सही है। तो पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम सुने हैं, पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम सुने हैं। तो ये जो पेमेंट बैंक है इसके लिए कुछ शर्तें हैं। ये क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकता है, एटीएम डेबिट कार्ड जारी कर सकता है, ये लोन नहीं दे सकता है, और यह 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं रख सकता है। जिला साख योजना बनाई जाती है लीड बैंक के अंतर्गत। लीड बैंक आरबीआई चुनते हैं और शहर के खासकर भारतीय स्टेट बैंक को लीड बैंक बनाया जाता है किसी शहर में। लीड बैंक का कार्य किया जाता है भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। जब भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए तब से बैंकों की वैधानिक तरलता अनुपात या संवैधानिक तरलता अनुपात तथा नगद कोष अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है? तो आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब लागू किए गए? 1991 में। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की बात की जा रही है। तो जब से उदारीकरण लागू किया गया, निजीकरण लागू किया गया, यानी नई आर्थिक लागू किया गया, तो एसएलआर सीआर दोनों में क्या की गई? कमी की गई। पहले तो 25% से अधिक था। अब तो 4% पर सीआरआर आ गया है, 18% पर एसएलआर आ गया है। 1991 से पहले, ठीक है, 25% तो केवल सीआरआर था दोस्तों। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग संरचना में सुधारों से है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं सभी नोट सिक्के जारी करना। नहीं, सभी नोट 1 रुपया के जारी करता है लेकिन वितरित सभी करता है, ये सही है। मौद्रिक नीति निर्धारित करना, बिल्कुल 1 2 3 4 सब 2 3 4 सही तो है। सभी नोट सिक्के जारी नहीं करता है, 1 रुपए को छोड़कर, 1 रुपए के नोट और सिक्के को छोड़कर अन्य सभी नोट और सिक्के कौन जारी करता है? आरबीआई। तो पहला होगा। अगला पढ़ाइए। निम्नलिखित समितियों में किसने बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर विचार दिए थे? नरसिम्हन समिति। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार का बैंकर है, मौद्रिक नीति बनाता है, बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, यह सरकार, बिल्कुल सभी होगा दोस्तों।
आरबीआई के संबंध में ये सभी सही है। निम्नलिखित में कौन सी पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है? वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है, मतलब SLR। नहीं तो सरकार उधार लेता है आरबीआई से, वाणिज्यिक बैंक उधार दे रहा है मतलब वो अपना SLR वाला पैसा दे रहा है सरकार को। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन किया। शीर्ष बैंक है, बिल्कुल। यह मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, बिल्कुल। यह व्यापारिक घराने को ऋण प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और नाबार्ड है, नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं भी कर सकते क्योंकि ये ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है। तो 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। अगला, भारत में नगद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सत्य है? नगद कोष अनुपात में वृद्धि मतलब साख सृजन कम, या अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता कम। वाणिज्यिक बैंक गैर निष्पादीय परिसंपत्ति NPA की बात की जा रही है। ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती उसे ही क्या कहते हैं? NPA कहते हैं। निम्न में कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य साख सृजन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। साख सृजन वाणिज्यिक बैंक करते हैं जनता के मुद्रा को जमा लेकर। विचार कीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो 1975 में स्थापित हुआ। अग्रणी बैंक योजना, इसको इंग्लिश में लीड बैंक स्कीम कहते हैं, ये 1969 में शुरू हुआ। नाबार्ड 1982 में, स्टेट बैंक 1955 में। तो सबसे पहले कौन स्थापित हुआ? 4 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 3, 4, 2, 1, 3। क्लियर है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक। निम्नलिखित किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? रिजर्व बैंक। यहां केवल सरकार खाता खोल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जुलाई से जून, 31 जुलाई से 1 जून। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट निगरानी विभाग के पास हर समय कम से कम स्वर्ण कोष 115 करोड़ का रहना चाहिए। स्वर्ण कोष 115 करोड़ का। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुआ था और यही इंपीरियल बैंक 1955 में क्या हो गया? स्टेट बैंक हो गया। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर, एक मिनट, गवर्नर भारतीय मध्य प्रदेश करेंसी, ये तो मध्य प्रदेश में देवास में। ₹20 इससे अधिक मूल्य करेंसी नोट प्रेस देवास में छपता है। दोस्तों नोट कौन कौन छपता तो बता ही दिए थे। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक संख्या कौन है? सबसे बड़ा देश यही है, सॉरी देश नहीं, सबसे बड़ा राज्य यही है और जनसंख्या भी सबसे ज्यादा इन्हीं की है। तो जहाँ कस्टमर वहाँ पर शाखा। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा पहला तैरता हुआ एटीएम कोच्चि, केरल के कोच्चि में लगाया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की सिफारिश किसने की थी? खुसरो समिति ने की थी। दोस्तों अब हो भी रहा है, अब लगभग क्षेत्रीय सभी ग्रामीण बैंकों उसके प्रवर्तक बैंकों में मिला दिया गया है। फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ की है? यूएसए का है। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक्जिम, आयात निर्यात बैंक, ठीक है। आरबीआई बैंकों का बैंक, ये गलत है दोस्तों। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, एफसीआई क्या है? फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है। भारतीय खाद्य निगम है।
कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद देने वाली यह संस्था नहीं है। यह संस्था अनाजों का बफर स्टॉक बनाने वाली संस्था है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने वाली संस्था है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम 49% विदेशी निवेश हो सकता है। कितना? 49%। IBA का मतलब इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इंडियन बैंक एसोसिएशन है। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए न्यूनतम कितना पूंजी चाहिए? 500 करोड़। 500 करोड़ हो गया, अब पहले 200 था। सरकार आर्थों पर ऋण लेगा किससे? RBI से। निम्नलिखित में किसको वास्तविक मजदूरी, वास्तविक मजदूरी का मतलब मुद्रा के क्रय शक्ति है कि मुद्रा से कितना खरीदा जा सके। जैसे आपका वेतन 2000 है, ये आपका मौद्रिक वेतन है, लेकिन इस 2000 से आप 5 क्विंटल चावल खरीद रहे हैं, वो 5 क्विंटल चावल आपका वास्तविक वेतन है। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? फेडरल बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बृहत बैंक ABN AMRO कहां की बैंक है? नीदरलैंड की। कहां की बैंक है? तो ये गलत है। बार्कलेज बैंक UK का है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कुर्कामेन भी दोस्तों कहां का बैंक है? दक्षिण कोरिया का बैंक है। तो क्या कर रहा है, सही है या नहीं है? सही है, तो केवल 2। ABN AMRO बैंक USA का नहीं, नीदरलैंड का बैंक है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। कुर्कामन बैंक जो है दक्षिण कोरिया के सियोल में इसका मुख्यालय है। तो ये जापान का बैंक नहीं है, सही है, केवल 2। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के सचिव के, अन्य सभी पर गवर्नर के। मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन के बारे में असत्य है। इन्फ्लेशन बताए थे ना। तो कह रहे हैं इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, यहां पर मुद्रा प्रसार दिया हुआ है, तो इन्फ्लेशन के बारे में जो असत्य है। मुद्रा प्रसार इंगित करता है परंतु समूह की कीमत में वृद्धि से बिंदु दर बिंदु आधार पर। बिल्कुल, मुद्रा प्रसार इन्फ्लेशन आधार वर्ष को लेकर मापा जाता है, तो ये सही है। भारत में मुद्रा प्रसार की तरह थोक कीमत सूचकांक, बिल्कुल सही है। मुद्रा प्रसार की मापने के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों को ध्यान में रखा जाता है, बिल्कुल सही है। ये गलत है। मुद्रा प्रसार की दर नीचे जाने का मतलब कीमत का घटना है, अगर यहां पर कीमत का घटना नहीं है। तो इन्फ्लेशन का कम होने का मतलब कीमत का घटना है। निम्नलिखित में कौन माल आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? तो यह स्वीकृति कौन देगा? भारतीय रिजर्व बैंक। 1969 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण होगा दोस्तों? राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। तो स्टेट बैंक ये राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में नहीं है, यह सरकारी बैंक है, लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में नहीं आता है। निम्नलिखित में किसे वाणिज्यिक बैंक वर्गीकृत नहीं किया जाता है? दोस्तों, शहरी सहकारी बैंक को वाणिज्यिकृत बैंक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? बैंक का मुख्य कार्य नहीं है, हाँ, माल का आयात फैसिलिटेट करना, यानी आयात निर्यात के संबंध में एग्जिम बैंक काम करता है। ठीक है, यह बैंक का मुख्य काम नहीं है। भारत के सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर का निर्धारण खुद बैंक ही करते हैं। तो खुद बैंक इसमें है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। भारत के वाणिज्यिक बैंकों के कार्य में शामिल है ग्राहकों की ओर से शेयर प्रतिभूति की खरीद बिक्री, तो शामिल है वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। दोनों तरह बैंक कार्य करता है। भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संबंध में कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति RBI करता है, बिल्कुल सही है।
बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है। बिल्कुल, अनिवासी मतलब एनआरआई की बात करें, बिल्कुल उसका भी शिकायत सुना जा सकता है। विदेशी ग्राहक का भी शिकायत सुना जा सकता है। जो भी ग्राहक है सबका शिकायत सुना जाएगा। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम तथा संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता नहीं, इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों के अधिग्रहण में भाग नहीं ले सकती, गलत है, ले सकता है। ये बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी जिस तरह व्यापारिक बैंक बचत खाते में जमा करते हैं उस तरह ये मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता। केवल 2 सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा वाणिज्यिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करता है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देते हैं? वाणिज्यिक बैंक सरकार को देते हैं, मतलब एसएलआर की बात हो रही है। किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ खाता में अधिकतम 1.5 लाख जमा हो सकता है एक साल में, अधिकतम 1.5 लाख। निम्नलिखित में कौन सा विदेशी बैंक नहीं है? आईएनजी वैश्या बैंक विदेशी बैंक नहीं है, महाराष्ट्र की बैंक है वो। हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए ब्याज से प्राप्त सावधि जमाओं पर, सावधि जमा मतलब फिक्स डिपॉजिट, सबसे ज्यादा ब्याज किसको मिलता है? वरिष्ठ नागरिक को। ठीक है, 60+ वाले को। टीजर ऋण क्या है? टीजर ऋण में ऐसा ऋण है जिसमें ब्याज दर शुरुआत में कम रहती है, बाद के वर्षों में बढ़ जाती है। जैसे शिक्षा ऋण, शिक्षा लोन जो है टीजर ऋण है। जब तक शिक्षा लोन लेकर पढ़ते रहिएगा ब्याज दर कम रहेगा, जैसे ही पता चलेगा नौकरी कर लिया ब्याज दर बढ़ जाएगा। तो ऐसा ऋण जिसमें शुरुआत में ब्याज दर कम होता है, बाद में ब्याज दर, तो उस ऋण को क्या कहते हैं? बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपए का जाली नोट प्राप्त करता है, जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंक को कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए? बैंक को नोट परिबद्ध रखना, मतलब नोट अपने पास रख लेनी चाहिए, उसे वापस नहीं लौटानी चाहिए। आशोध्य ऋण का मतलब होता है कि किसी कंपनी को दे राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है, उसे ही आशोध्य ऋण कहते हैं, जिसका भुगतान होने वाला नहीं है। आरटीजीएस में, और आरटीजीएस का न्यूनतम कितना था जी? अधिकतम की कोई सीमा नहीं थी। संकट के समय वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियां बतौर बफर चल निधि का काम करता है वो कौन है? एसएलआर। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है? देनदार होता है, यानी ग्राहक बैंक को देगा। ओवरड्राफ्ट बताए थे ना, चालू खाता वाले को जो मिलता है। चालू खाते वाले ग्राहक के अगर अकाउंट में पैसा नहीं ना है तो कुछ निश्चित रकम वे निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में वे ग्राहक बैंक के क्या हो गए? अगला, एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार। सब प्राइम उधार उसे दिया जाता है जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। प्राइम उधार मतलब अच्छी वाला, सब प्राइम मतलब अच्छी नहीं है। अगला, निम्नलिखित में किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में बैंक अपने ग्राहकों को यह सुविधा देती है कि अकाउंट में पैसा नहीं भी रहेगा तो आप एक निश्चित धनराशि निकलवा सकते हैं। तो जोखिम है अधिक की नहीं, निकलवा लिया और मान लीजिए लंदन भाग गया तो क्या करेगा बैंक? निम्नलिखित में कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? मोबाइल वैन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मोबाइल बैंकिंग होता है, इंटरनेट बैंकिंग होता है, मोबाइल वैन कुछ नहीं होता है। निम्नलिखित में क्या वाणिज्यिक बैंक के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? निधियों का स्रोत नहीं है। ये आरबीआई के पास जो सीआरआर वाला पैसा जमा है उसका बैंक अपने किसी भी कार्य में उपयोग नहीं कर सकती है। सेंट्रल बैंक का परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में, परिणात्मक का मतलब मात्रात्मक है और मात्रात्मक में नैतिक दबाव आते हैं, नैतिक दबाव गुणात्मक में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, मात्रात्मक को परिणात्मक भी कहा जाता है।
बड़ी संख्या में एटीएम होने के बावजूद अब भी लोग बैंकों की शाखाओं में जाते हैं, कारण क्या है? तो बिल्कुल यह जमा राशि स्वीकार नहीं करता है, इसकी नकदी वितरण करने की क्षमता सीमित है, जब जाइए आउट ऑफ रेंज रहता है, मानवीय संपर्क का क्या है? अभाव है। ठीक है, अब एटीएम गया पैसा नहीं तो बड़ी दिक्कत, बैंक गए पैसा नहीं आया तो 2-4 बार आप धमका भी सकते हैं मैनेजर को, लेकिन एटीएम में क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। बैंक की जो शाखा है, बैंक की जो शाखा है सीधे सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय का कारोबार करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधिकृत डीलर कहते हैं दोस्तों। ये आरबीआई के लाइसेंस देता है तब अधिकृत डीलर बनता है। स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग क्रियाकलाप को बढ़ावा देने के लिए स्वाभिमान योजना लागू किया गया था। बहुत पहले कांग्रेस के रीजन में लागू किया गया था। 2000 बैंक नोट पर मंगलयान का चित्र दर्शाता है। अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम, पहली बार मंगलयान था। भारत सरकार ने नोटबंदी कब लागू किया? 8 नवंबर 2016 को। आधार आधारित लेन देन के लिए आंखों के पुतली स्कैन करने का प्रमाणीकरण की सुविधा सबसे पहले कौन बैंक लागू किया? एक्सिस बैंक लागू किया। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट पर क्या है? सांची स्तूप है। 50 रुपए के नोट पर सांची स्तूप है दोस्तों, निकाल के देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन भारत के विमुद्रीकरण को औपचारिक उद्देश्य नहीं था? यहां जीडीपी लिखिए, तो जीडीपी का विकास करना विमुद्रीकरण, वही जो नया रुपया चालू किया था 8 नवंबर 2016 को, तो उस समय काला धन कम करना, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ाना, जीडीपी के विकास दर में वृद्धि उसका मूल उद्देश्य नहीं था। रुपए किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, हम्पी न है। 1 मिनट, 50 टकिया नोट गड़बड़ा गया है। हम्पी है दोस्तों, हम्पी है। चलिए 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, 32 और 45। तो 32 और 45 आपका होमवर्क है बनाना दोस्तों। आइए दोस्तों, तो बैठिएगा। तो पहला, दूसरा, चौथा समाप्त कर दिए हैं, ठीक है। 5वां 6ठा में से ज्यादा प्रश्न है नहीं, और हमें 8 चैप्टर पढ़ना है दोस्तों। क्लियर है? अब दोस्तों आज बहुत से पूछे, सबको बोला कि सब बोला एक साइड से कि बहुत प्रश्न याद नहीं है, और ये बड़ी अखरता है दोस्तों कि एक है क्या वजह, जाइए जाइए, सब कैसे नौकरी करेगा? है हाल जान हल्ला मत कीजिए। चलिए दोस्तों, कभी कभी किसी का मूड देख के लगता है कि जबरदस्ती ये पढ़ रहा है, ठीक है, और कभी कभी कुछ को देखकर लगता है कि उसको लगता है पढ़ना भी एक काम है तो कुछ कर रहे हैं। दोस्तों पढ़ना सबसे बड़ी काम है, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा है तो चलो भाई नौकरी का तैयारी करते हैं, ऐसे में नहीं होगा दोस्तों, दिन रात एक करके लगना पड़ेगा। हाँ, तो आज सुबह हम बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, वहाँ 3-4 लड़का से पूछे कि पूरा याद है ना? याद है। और वही हाल इस बैच में भी होगा। हमको पता है कि बहुत कम को ही याद होगा 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन, ठीक है। तो जिनको जिनको याद नहीं है उसके पास अब भी मौका है नौकरी करने का, याद कर लेना है। सीरियस लीजिए हमारे बातों को, ठीक है। तो जिनको जिनको भी याद नहीं है दोस्तों, वो याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगला क्लास जो है 16 अगस्त को चालू होगा, ठीक है। तब तक 1 से 4 तक
नेक्स्ट अगला क्लास दोस्तों 16 अगस्त मंगलवार से चालू होगा। तब तक क्या रहेगा, तब तक कोचिंग बंद नहीं रहेगा, कोचिंग खुला ही रहेगा। कोई दिक्कत होगा तो कोचिंग पर आ सकते हैं, ठीक है। हम भी पटना में रहेंगे, कोई भी दिक्कत होगा हमसे मुलाकात कर सकते हैं, और नंबर है ही दोस्तों, नंबर पर बात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लेकिन 16 अगस्त तक 1 से 4 तक का उत्तर हमको याद चाहिए, और याद नहीं, उसका उत्तर होंठ पर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। मजाक में मत लीजिए, बहुत हंस रहा है दोस्तों, ठीक है। हंसने वाली बात नहीं कर रहे हैं। नौकरी करना है तो एकमात्र तरीका है कि आप सारे प्रश्नों को याद कीजिए। न याद हो रहा है तो आपके पास मौका है कि छोड़ दीजिए, काहे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ने वाले का कमी नहीं है दोस्तों। कंपटीशन का कटअप कितना पहुंच रहा है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो अगला क्लास 15 अगस्त तक बंद रहेगा, यानी 16 अगस्त को चालू होगा। तब तक आपके पास मौका है जो भी प्रश्न 1 से 4 तक याद कर लेने का, जो याद नहीं है। अब बहुत जानते हैं पर्व मनाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पर्व हर साल आता है, ऐसा कोई साल है जब पर्व कैंसिल हो? कोरोना में कैंसिल हुआ था एक बार, लेकिन पर्व हर साल होता है। लेकिन नौकरी आपको लाइफ में सिर्फ एक बार होगा, ठीक है। तो पर्व के पीछे नहीं भागना है, ठीक है ना। अभी समय है नौकरी के पीछे लगे रहने का। मिलिए दोस्तों 16 अगस्त को। तब तक कोई दिक्कत, व्हाट्सएप पर हम अवेलेबल है, टेलीग्राम पर अवेलेबल है। किसी भी प्रश्न को याद करने में आपको दिक्कत होगा, निश्चित तौर पर संपर्क कर सकते हैं। पूजा प्रिया, मनोज रॉय।